अरुणाचल प्रदेश के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को स्पष्ट करने के उद्देश्य से आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्य अतिथि चुकू आपा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अरुणाचल प्रदेश ने कानूनी ढांचे को मजबूत करने और न्यायिक प्रभावकारिता बढ़ाने में इन कानूनों के महत्व को रेखांकित किया। बंदरदेवा में पीटीसी के प्रिंसिपल आईपीएस नेहा यादव ने नए अधिनियमितता कानूनों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय सक्षम अधिनियम बीएसए का उद्देश्य अपराध रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कानून सक्षम के रूप में डिजिटल एविडेंस को मान्यता देना है। यादव ने आगे विस्तार से बताया, फ्री एफआईआर प्रतियों की शुरुआत और इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर सबमिशन का प्रावधान एक अधिक सुलभ और उत्तरदायी कानूनी प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक है। एविडेंशियरी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के अलावा कानून पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करते हैं। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्टिंग की गारंटी भी देती है, जिससे कानून प्रावधान एजेंसीज के भीतर जवाबदेही मजबूत होती है। कार्यशाला ने मीडिया पेशेवरों और कानून के छात्रों के बीच एक मजबूत चर्चा की सुविधा प्रदान की, जिससे अरुणाचल प्रदेश में कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विधायी परिवर्तनों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ को बढ़ावा मिला। These laws are meant to be more in sync with the modern needs and requirements of society and social system. There are many provisions in these laws which are in sync of the need of the society. They provide more stringent punishment for crimes against vulnerable persons like women and children. They are aimed at easing citizens' life by providing provisions of EFIR. And one responsible feature is to the provision of community service for lenient and petty crime. So basically, after this lecture, I think and I'm very confident that you all will be giving a complete lecture to others on the same topic, and you'll be confident enough in answering the questions also if posted to you. So I know because you are students of law, so you must be well versed with what IPC, CRPC and Indian Evidence Act was. सबको पता है ना? So there were 3 books, main books, which drove all the criminal justice. One was IPC. So what we will be doing, we will not make it very monotonous. What we will be doing, and I'll be asking you that in your head you have to assume one role. If I ask you to become a victim, just think that you are a victim and what is happening for you. If you are an accused, a wrongly blamed accused, then what provisions are there for you? And if you are going to the judiciary, so what roles and what rights will be there for you? So why we have introduced, why our government has put in so much of efforts and money resources in introducing the 3 new laws. Basically, these are just the new version of our old laws. IPC is BNS. Issue for me also to 420 बोलते रहते थे, हमें उसको तो 420 थोड़ा चेंज हो गया। अभी इस तरीके से 302 मर्डर है ना, 376 में। So this where actually we grew with these sections and now इसको अनलर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा। Now what is happening is everything will go parallel. जो ट्रायल चलेगा जून तक जो केस जितने रजिस्टर हुए हैं, that will parallelly be tried with the old laws, old CRPC, IPC. So the entire thing to merge to the new system, it may take even 30 years.
PIB के द्वारा एक वार्तालाप सेशन रखा था हमारे प्रेस के सहयोगियों के साथ, हमारे लॉ स्टूडेंट्स भी थे। सो बेसिकली जो हमारे जो 3 लॉज हैं, जो मेन हमारी 3 बुक्स है IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जो हमारे न्यू चेंजेस आए हैं जो कि हमारे BNS, BNSS एंड BSA, तो उसके बारे में हमारा एक अवेयरनेस ये वर्कशॉप थी जिसमें ये बताया गया कि क्या क्या चेंज हुआ है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ऐसी क्या बड़ी चीज़ हो गई है कि जो शायद बहुत लोगों को मासेस में समझ में नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एक नया चेंज आया है जिसमें एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखी है। एक तो जस्टिस फॉर ऑल, एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी की ध्यान में रखा गया है। एक सुविधा और लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, समन्स के द्वारा बैठे बैठे आप कहीं से भी एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर जाके आप अपने हस्ताक्षर उसमें देके अपनी FIR रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एक कोई पुलिस स्टेशन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है FIR की, तो आपके पास एक प्रोविज़न है कि आप एक कंसर्न SP को जाके ताल्लुक़ करें, और उसके बाद अगर SP भी 14 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करने के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आपके ऊपर कभी कभार ये ऐसे भी हो सकता है कि गलत आरोप लगने की गुंजाइश होती है, तो उसमें जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है वो एक बार एक्यूज़्ड को बुलाएंगे, एक बार वो पता करेंगे, पुलिस से एक रिपोर्ट लेंगे, उसके बेसिस पे आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट के थ्रू अपनी FIR रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें और भी आई हैं, जैसे कि फॉरेंसिक टीम्स, जो भी 7 साल से ऊपर की सज़ा होगी उसमें FSL की एक टीम जाएगी एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आपका जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो कोर्ट में हम दाखिल करते हैं उसकी जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रहती है, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस को हमने मिनिमाइज़ कर दिया है, जिसकी वजह से कि कोई भी जो केस होता है वो कम से कम एविडेंस के बेसिस पे उसमें एक्विटल ना मिले किसी को भी। एक स्पीडी जस्टिस सिस्टम की इसमें बात की गई है, जिसमें टाइम विद इन टाइम हर लेवल पे ये टाइम बाउंड किया गया है मैटर। आपको अगर जजमेंट भी अगर दे दी है, कंक्लूसिव जजमेंट हो गई, तो विद इन 45 डेज़ उसकी फाइनल जजमेंट की कॉपी विक्टिम को मिल जानी चाहिए। नहीं तो हमने देखा है तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो जैसे डिसमिसल की, डिस्चार्ज की, विड्रॉल की जो भी पिटिशंस होती हैं उसको भी टाइम बाउंड किया गया है। सो इसके बाद हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है, जो कि एक पुलिस की FIR से शुरू होकर फाइनल जजमेंट तक जाता है, जिसमें बहुत पहले साल लग जाते थे, अब वो कोशिश है कि वो पूरी की पूरी 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाए। हम लोगों को पता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो लोग हर समय बैठता है काम के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन आ सकता है जिसमें अगर पब्लिक अगर कुछ इंडिविजुअल FIR वगैरह दर्ज करना चाहते हैं लेकिन वो लोग अगर रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसा कौन कौन सिचुएशन हो सकता है जिसमें ये देखा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट तक जाने तक भी मजबूर हो जाते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप एक लेके आए हैं कंप्लेंट और उसके साथ ही आप एविडेंसेस दे रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी की जो गुंजाइश यहाँ पे आई है, कभी कभार ये भी होता है कि आप विक्टिम नहीं होते, आप एलिज्ड पार्टी बन जाते हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो वो वाली सफरिंग फॉर एन एलिज्ड की गलत फ्रिवलेस कंप्लेंट्स ना हो, और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो 100 में से शायद एक आती हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं जिसकी वजह से विक्टिमाइजेशन ऑफ द एलिज्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से इंक्वायरी का एक कॉन्सेप्ट डाला है जिसमें वो इंक्वायरी करेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ निकल के आता है देन ऑब्वियसली पुलिस ऑलरेडी बाउंड टू रजिस्टर द FIR, एंड पुलिस ऑल्सो नोज कि इसके बाद वो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। तो हम भी ऐसे नहीं करते कि वी वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर टू रजिस्टर द FIR, वी ऑल्सो डू दैट, इट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, वी वर्क फॉर इट। मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि ये नया जो रूल आया है इसको फॉलो अप करने के लिए, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो रिक्वायरमेंट, जो भी आपका जो ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, उसको अवेयरनेस के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का थ्रू से क्या क्या स्टेप वगैरह आगे ले रहे हैं वो लोग? देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अवेयरनेस के लिए दिया गया है। 1 तारीख को हर एक पुलिस स्टेशन ने अवेयरनेस की छोटी छोटी वर्कशॉप्स रखी है, पोस्टर, बैनर्स, पैम्फलेट्स हमने सर्कुलेट किए हैं। एंड ये जो 3 तारीख को रखा गया है, ये मैंने ही डेट दी थी। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन, एंड व्हाट बेटर देन मीडिया कैन डू।
So media, I think, is the fourth pillar, and I think it should be the strongest pillar. So we chose the strongest one. मैम ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ में एक टर्म ऐड किया गया है कम्युनिटी सर्विस बोल के, इसमें किस तरीके से पुलिस का वो रहेगा, मतलब लाइक असिस्टेंट रहेगा जो विक्टिम है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे प्रेशराइज होता है, स्पेशली इन टर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप पोस्को का बात कर लो, यहाँ पे कुछ सेक्सुअली असॉल्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। जब विक्टिम वो खुद पुलिस में जाके जस्टिस मांगना चाहता है, बट फैमिली प्रेशर करके उनको वो चीज़ को दबा दे, तो वैसे केस में पुलिस किस तरीके से काम अच्छा, करेगी? आपके दो क्वेश्चंस हैं। Right. नंबर 1 इज कम्युनिटी सर्विस। सो कम्युनिटी सर्विस इज बेसिकली फॉर द नॉन हीनियस क्राइम्स, कि जैसे 5,000 तक की चोरी हो गई तो उसको आपने कम्युनिटी सर्विस दे दी। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हो गए आप उनको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे रहे हैं। ये एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच होती है कि एक लड़का जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं वो ही थोड़े इन्हीं चीज़ों में जाता है, एक अच्छे खानदान वाला नहीं जाएगा। तो हम उसको एक चांस देते हैं कि ठीक है वो शायद से ठीक हो जाए, नहीं तो हम जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल बना देंगे। सो दिस इज़ द रिफॉर्मेटिव अप्रोच। सेकेंडली, आपने जो दूसरा बोला कि पॉक्सो केसेस हैं तो विक्टिम होता है, तो उसके आप देखेंगे कि डेथ पेनल्टी तक गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वाले केसेस में ये यूज़ होएगा। बाकी पॉक्सो एंड रेप केसेस को हम बहुत स्ट्रिंजेंटली लेते हैं। उसकी जो आप देखेंगे कि प्रोविजंस भी हैं। पॉक्सो इज़ अ स्पेशल एक्ट, तो उसके जो प्रोविजंस भी हैं, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, दैट हैज़ नॉट चेंज्ड। द स्पेशल एक्ट हैज़ नॉट चेंज एट ऑल। सो जिससे हम पहले आ रहे थे वो वैसे का वैसा ही रहेगा। Basically, we can see this. There are some relaxations for the victim and accused also. आप digitally काम कर सकते हैं ये चीज़ को लेकर। देखिए, But as you mentioned in your speech कि आपने कहा कि आप through WhatsApp या Gmail आप सेंड कर देंगे, someone किसी को करेंगे तो देखना नहीं देखना, it's up to them। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, जो रूरल एरिया का रहता है, जो एडल्ट है, जो यूज़ नहीं करते सोशल मीडिया, उनको आप किस तरीके से मतलब प्रोविजन दिया गया है इसमें? ओके, देखिए जो ई समन्स का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जो एक डिले होता है कि वहाँ पे भेजा, वहाँ पे नहीं मिला, पर्सन इज़ ऑन अ मूव, माइग्रेशन तो ऑब्वियसली है ही है। तो हम क्या करते हैं, हमें घर का पता होता है, हम वहाँ पे एक सम्मन भेजते थे पहले। अब वो हो गया, वो उसके फ़ोन पे आ जाएगा। एंड मैंने वही वाला आपको बोला है कि आजकल जो भी किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में है उसके पास इंटरनेट है, उसके पास फ़ोन है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास बेसिक चीज़ें नहीं है। तो दूसरा वाला जो पर्चा है वो तो जाता ही जाता है। आपका एक ई सम्मन का एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न आ गया है जिसकी वजह से हम स्पीडी ट्रायल में हम जा सकते हैं कि हमने सम्मन दे दिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्यूज्ड की कि वो आए। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स हैं, जैसे विक्टिम की भी है, अब वो कहीं और पे है और उसकी कभी एक और स्टेटमेंट चाहिए या विटनेस की स्टेटमेंट चाहिए, तो हमेशा होता था कि वो उसको एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ता था। एक विटनेस इज़ अ हेल्प टू द विक्टिम। अब वो हेल्प के लिए क्यों आएगा, कितने लोग ऐसा करते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन के लिए कि भाई उनको अपनी जगह से नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा दूर, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो कि वो सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे जाके वो अपना वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जो विक्टिम्स भी जो बैकआउट कर जाते थे कि नहीं हमें तो नहीं पढ़ना इसमें, हमें क्यों कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, तो वो वाली चीज़ जो होती थी, हमने वो चीज़ को करेक्ट करने के लिए ये वाली प्रोविज़न आया है। मैम, और एक मेरा क्वेश्चन था जिससे मेरे कलीग ने भी आगे आपको पूछा कि जहाँ पे आप अगर पुलिस स्टेशन एफआईआर डिनाई कर देता है, यू कैन रीच टू द एसपी जी। उसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो देन गो टू मैजिस्ट्रेट। तो फिर भी अगर वहाँ पे अगर ऐसा ये न्यू लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या, अगर मैजिस्ट्रेट भी एफआईआर या कुछ इनिशिएट करने के लिए डिनाई कर दे, स्पेशली हाई प्रोफाइल केस में, देन इट्स देयर एनी प्रोविजन को जो कॉमन पीपल है वो इनिशिएट कर सकते हैं अपना केस को लेकर? देखिए, आपको कहीं ना कहीं तो अपना ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपने पहला लेवल चलो नहीं किया, दूसरा लेवल जो कि मोस्टली एक गजटेड ऑफिसर है, मोस्टली क्या है, इट्स अ गजटेड ऑफिसर और एन आईपीएस, तो वो भी नहीं कर रहा है 14 दिन के इंक्वायरी के बाद भी। फिर मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, मजिस्ट्रेट के पास ही जाके लोग पहले 156/3 3 में कराते थे, तो पहले भी ऐसे एफआईआर्स होती थी, ऐसा कोई नया प्रोविज़न नहीं है। तो अब आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, आपने पूरे फैक्ट्स रख रहे हैं, आप अपना वकील भी लेके जा रहे हैं, फिर एक्यूज़ को भी वो एक बार बुला रहे हैं। और देखिए, इतना ऐसे शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होते हैं, आप एक ब्लैक एंड वाइट भी चीज़ होती है, और जजेस को भी वो पूरी जजमेंट दे रहे हैं, आप पूरा आपका जस्टिस सिस्टम उस पर बेस कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट होता है और जज को भी पता होता है कि आपके बेसिस ऑफ द फैक्ट्स कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके साथ क्राइम हुआ, आप उसको एलेज कर रहे हैं, तो आप वो बोलेंगे टाइम एंड प्लेस, तो ही हैज़ टू एटलीस्ट प्रूव कि उस टाइम और प्लेस पे वो वहाँ पे नहीं था। एंड देयर आर रिकॉर्ड्स, आपके CDR
होता है, आपका प्लेस का लोकेशन आती है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। आप दिमाग में क्राइम सोचिए, आप किसी को अलेज करते हैं तो आपके पास कुछ तो सबूत होते हैं, विटनेस तो होता है कम से कम, आपके पास डिजिटल वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी।